नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले देखो, सॉरी आज थोड़ा ना एडिटोरियल डिस्कशन लेट हो गया। आज एकदम से ना बाहर जाना पड़ा, कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया जिसकी वजह से लेट हो गया डिस्कशन। लेकिन दो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स। सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार हमारा डिस्कस करना बाकी था, बाकी तो हमने सब कर लिए। और अप्रोच हमारी वही रहेगी, बेसिक्स टू एडवांस। थोड़ा टाइम तो लगेगा ये नोबेल पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स डिस्कस करने में, लेकिन बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे। समझ गए? बेसिक्स टू एडवांस वाली हमारी अप्रोच होगी। और दूसरा आर्टिकल फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया कनाडा रिलेशंस। वहां की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत की यात्रा पर आ गई हैं और दोनों देशों के बीच में रिलेशंस फिर से रीसेट हो गए हैं। पहले खराब हो गए थे लेकिन अब रीसेट हो गए हैं दोनों देशों के बीच में रिलेशंस। कैसे, क्यों, सब डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस बार का जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है, हाफ तो दिया गया है देखो इनको, जोएल मोकिर को, और सेकेंड हाफ जो नोबेल प्राइज दिया गया है इन दोनों रिसर्चर्स को मिला के, पहले हैं फिलिप अगियन और दूसरा है पीटर होविट। 50% इनको और दूसरा 50% इनको। क्या किया इन रिसर्चर्स ने, इन साइंटिस्ट ने, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है? आप देखो इस डिस्कशन में ना इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखोगे। जैसे पहले जो रिसर्चर हैं मोकिर, इन्होंने ये बोला था सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए ना दो चीजें चाहिए, एक यूजफुल नॉलेज और दूसरा ओपननेस टू चेंज। यह भी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन बिल्कुल बेसिक से डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। बस एक बार बताने के लिए है की लेसन्स क्या हैं इस डिस्कशन में। मतलब सस्टेन ग्रोथ के लिए चाहिए एक तो यूजफुल नॉलेज, यूजफुल नॉलेज क्या होती है, और दूसरा ओपननेस टू चेंज, चेंज के लिए ओपननेस होनी चाहिए। ये पहले साइंटिस्ट। बाकी सेकंड हाफ जो नोबेल पुरस्कार मिला है अगियन एंड होविट को, इन्होंने बोला फर्म लेवल पे जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आती है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब जैसे पहले नोकिया था, मर गया, आईफोन आ गया, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। पहले टांगे चलते थे लेकिन बाद में कारें आ गई तो टांगे वगैरह फेल हो गए, तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। तो फर्म के लेवल पे, कंपनी के लेवल पे जो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आती है, इससे नेशनल ग्रोथ जो है वो स्टेबल होती है। तो ये दो लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा लेसन तो मतलब ये एप्लीकेशन है कि इनोवेशन और सोशल सेफ्टी नेट दोनों जरूरी है। कि इनोवेशन की वजह से, जैसे एआई की वजह से लोगों की जॉब जाती है, तो लोग तभी एक्सेप्ट करेंगे नई चीज जब आप उनको सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करोगे। सोशल सेफ्टी नेट जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये सब समझ गए? तो ये की लेसन्स आप सीखोगे, लेकिन अब डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं जोएल मोकिर, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने ना एक बहुत बढ़िया फेनोमेनन एक्सप्लेन किया। क्या है वो? देखो सबसे पहले आप एक बात समझो। आज ना हम 7% या फिर 8% जीडीपी ग्रोथ की बात ऐसे करते हैं जैसे ये कोई आम बात है। इवन देखो हम सब तो अपने जीवन काल में देखते ही आए हैं कैसे चाइना और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7-8% रही। दोनों देशों ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन देखो हमेशा ऐसा नहीं था। अगर आप इंसानी इतिहास की मशीन में बैठें और 2000 साल का सफर करें तो आपको हैरानी होगी कि लगभग देखो 1800 सालों तक तो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी ना, लगभग जीरो थी, यानी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था। अगर आप चार्ट बनाओगे तो चार्ट इस प्रकार से बनेगा। ये देखो, वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो ही नहीं हो रही है, किसी देश की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो ही नहीं हो रही है। ये तो देखो 1800 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, तो उसके बाद जब विभिन्न देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जहां पे ये रेवोल्यूशन आया था, तब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एकदम से बढ़नी स्टार्ट हुई। तो अगर आप पिछले 2000 सालों की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का चार्ट अगर बनाओगे ना, तो हॉकी स्टिक की तरह बनेगा। इस प्रकार से होती है ना हॉकी स्टिक। पहले तो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं हो रही है, 1800 के बाद यानी पिछले 200 सालों में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिली है। और अब तो 20-30 सालों में कुछ देश तो जैसे इंडिया, चाइना 7-8% की रेट से ग्रो हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आप ना सोच के देखिए, जिस इंसान ने इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए, महाभारत लिखी, ताजमहल खड़ा किया, अजंता एलोरा की गुफाएं तराशी, वो इंसान इतना प्रतिभाशाली था, फिर भी हजारों सालों तक उस इंसान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्यों नहीं बदली? पर कैपिटा इनकम
1800 सालों में क्यों नहीं बदली और पिछले 200 सालों में एकदम से एक विस्फोट क्यों हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ में? ऐसा क्या बदल गया? तो इसी पे पूरी जांच की जाती है जोएल मोकिर के द्वारा, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब एक हाफ मिला है। समझ गए पॉइंट? आप समझ गए ना किस चीज पे रिसर्च की? 0 से लेके 1800 तक तो पर कैपिटा इनकम में ऑलमोस्ट जीरो वृद्धि, लेकिन 1800 से लेके आज हम 2025 में बैठे हैं, पिछले 200-225 सालों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर कैपिटा इनकम जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो, जिन्होंने इस पे रिसर्च की ना, जोएल मोकिर, ये एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। इकोनॉमिक हिस्टोरियन मतलब वो इतिहासकार जो सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं पढ़ता, बल्कि पैटर्न देखता है, कारण खोजता है ये क्यों हुआ। तो जोएल मोकिर जो थे ना पहले नंबर वाले, इन्होंने देखो सर्च किया चीज़ों को पांडुलिपियों में, यानी हाथ से लिखी हुई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उन पांडुलिपियों में, आर्काइव्स में, फॉरगॉटन डॉक्यूमेंट्स में जाकर इन्होंने इस सवाल का जवाब खोजा। आखिर हजारों साल तक तकनीक तो थी, लोगों में बुद्धि भी थी, लेकिन विकास क्यों नहीं हुआ? तो इन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी। इन्होंने बोला सन 1800 से पहले भी इंसान के पास में नॉलेज तो थी, लेकिन वो नॉलेज उतनी काम की नहीं थी। वो नॉलेज थी हाउ वाली नॉलेज, कि चीजें कैसे काम करती हैं। लेकिन 1800 के बाद में इंसान ने फोकस किया वाई पे, कि चीजें काम क्यों करती हैं। नॉलेज दो टाइप की होती है, जोएल मोकिर ने बताया। नॉलेज देखो दो टाइप की होती है। पहली होती है प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। इसका मतलब है लोगों को यह पता है कि कोई चीज कैसे काम करती है। जैसे कारपेंटर है, उसको पता है लकड़ी कैसे काटनी है। एक लोहार है, उसको पता था कि लोहा कैसे पिघलाना है। ये प्रैक्टिकल है, ये उसने ट्रायल एंड एरर करके सीखा। ज्ञान था, लेकिन उसने ज्ञान लिया उस्ताद से। मतलब उस्ताद से शागिर्द को जो ज्ञान मिलता है ना, 1800 से पहले वैसे वाला ज्ञान था कि चीजें कैसे काम करती हैं ये तो पता है, लेकिन क्यों काम करती हैं वो नहीं पता है। जब आपको यह पता लग जाए ना कि चीजें क्यों काम करती हैं, तो वो होती है फिर प्रपोजिशनल नॉलेज। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एक लोहार को ना यह पता नहीं था कि कार्बन कंटेंट क्यों लोहे की मजबूती बदलता है। किसान को यह नहीं पता था कि मिट्टी में नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। अगर ये चीजें पता हो ना वाई वाली, तो वो होती हैं प्रपोजिशनल नॉलेज। तो ये हाउ एंड वाई, ये दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे, जैसे दो नदियां जो मिलना चाहती हैं, लेकिन पहाड़ बीच में आ गया है। लेकिन फिर आता है यूरोप में इनलाइटमेंट का युग। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ना यूरोप में आता है इनलाइटमेंट, जिसे हम हिंदी में प्रबोधन काल भी कहते हैं। ये वो समय था जब मनुष्य ने ना ये तय कर लिया था कि अब हम अंधविश्वास से नहीं चलेंगे, बल्कि हम एक्सपेरिमेंट्स करके ट्रुथ की खोज करेंगे, सत्य की खोज करेंगे। ये वो समय था जब देखो गैलीलियो ने टेलीस्कोप से आकाश देखा, न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम खोजे, फ्रांसिस बेकोन ने यह बोला कि नॉलेज इज पावर, लेकिन वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट पर आधारित हो। और देखो यही वो घटना थी जो 16वीं 17वीं शताब्दी में इनलाइटमेंट आया ना, यही वो घटना थी जब हाउ एंड वाई दोनों आपस में मिल गए। लोगों को यह भी पता था कि चीजें कैसे काम करती हैं, और यह भी पता लगा कि चीजें क्यों काम करती हैं, क्योंकि 16वीं 17वीं शताब्दी में ना एक्सपेरिमेंट्स होने स्टार्ट हो गए थे, प्रपोजिशनल नॉलेज आनी स्टार्ट हो गई थी। आप एक उदाहरण लीजिए स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन तो देखो पहले भी था। थॉमस न्यूकोमन ने ना 1712 में बना दिया था स्टीम इंजन, लेकिन वो बहुत इनएफिशिएंट था, बहुत कोल खाता था। फिर आए जेम्स वाट। फिर आते हैं जेम्स वाट। उन्होंने देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम के ना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझा, और मतलब उन्होंने ना वाई को समझा कि स्टीम इंजन क्यों काम करता है। तो जैसे ही देखो हाउ एंड वाई मिले ना, जेम्स वाट ने इंप्रूवमेंट्स किए, और जैसे ही उन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। अदरवाइज स्टीम इंजन तो पहले भी था, लेकिन उस समय वाई का नहीं पता था कि क्यों काम करता है। लेकिन जेम्स वाट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने से घटने से क्या होता है, वैक्यूम के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे काम आते हैं स्टीम इंजन में, वो सब समझा जेम्स वाट ने। और जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया,
स्टील प्रोडक्शन तेज हो गया। हजारों सालों से लोग स्टील बना रहे थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में बेसमेयर प्रोसेस आया जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स पर आधारित था। जब स्टील प्रोडक्शन में एक्सप्लोजन हुआ तो फिर देखो रेलवेज की लाइन बिछने लगी, ये सब होने लगा। अब समझे? जैसे आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, इंडिया का ले लीजिए। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हमारे देश में आता है 1960s में। अब खेती तो देखो लोग हजारों सालों से कर ही रहे थे, लेकिन जस्टस वॉन लीबिग ने ना सोयल केमिस्ट्री को समझा। जब उन्होंने ये बताया कि पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम चाहिए, तब जाके देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स बने और उनका यूज इंडिया में हुआ 1960s में, और इंडिया में आया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया ना, वो सोयल केमिस्ट्री की वजह से आया, जिसकी जड़ें 19वीं शताब्दी में हैं। पॉइंट आपको क्लियर है ना? मतलब सिंपल बात है। ये जो जोएल मोकिर है ना, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला इस बार का, ये बोलते हैं देखो पहले सिर्फ हाउ था, पता था लोगों को चीजें काम ऐसे करती हैं, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं पता था कि क्यों काम करती हैं। लेकिन इनलाइटमेंट के दौरान लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों को वाई भी समझ में आ गया कि चीजें क्यों काम करती हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स किए गए, अंधविश्वास से लोग दूर गए। और जब वाई एंड हाउ आपस में मिले ना, तब क्रिएट होती है यूजफुल नॉलेज। और उस यूजफुल नॉलेज की सहायता से नए नए इनोवेशंस आई, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आए, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो एकदम से बढ़ गई। लेकिन ना इसके बाद जोएल मोकिर ये कहते हैं सिर्फ देखो यूजफुल नॉलेज काफी नहीं थी, मतलब हाउ और वाई का मिलना काफी नहीं था, एक और चीज जरूरी थी, समाज का खुलापन। यानी जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, समाज उनको स्वीकार तो करे। एक बार मैं इसको हटा देता हूं। पॉइंट समझ गए ना? यूजफुल नॉलेज तो आने लगी, लेकिन समाज उसे एक्सेप्ट तो करे। तो यहां पर ना इकोनॉमिस्ट जोसेफ शूमपीटर का एक पावरफुल कंसेप्ट आता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। ये जोसेफ शूमपीटर का कंसेप्ट है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जब देखो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी को नष्ट कर देती है, और इस प्रोसेस में ना कुछ विनर्स होते हैं और कुछ लूजर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स, जब देखो कार आई तो घोड़ा गाड़ी वाले यानी तांगा वाले ना लूजर्स बन गए। जब कंप्यूटर्स आए तो टाइपराइटर बनाने वाली जो कंपनीज थी वो बर्बाद हो गई। तो मोकिर ने यह दिखाया कि अगर देखो समाज लूजर्स के प्रेशर में आकर चेंज को रोक दे तो ग्रोथ कभी नहीं आएगी। तो इनलाइटमेंट के बाद ना यूरोप में जो सोसाइटी थी वो बदलाव के लिए तैयार थी। नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, लेकिन जो कंपनीज पुराने प्रोडक्ट्स बना रही थी वो फेल हो गई। तो सोसाइटी ने ना लूजर्स के दबाव में आके नए प्रोडक्ट्स को रोका नहीं, सोसाइटी ने नए प्रोडक्ट्स को स्वीकार किया। जैसे देखो ये थे, दो एग्जांपल दिए जाते हैं। सबसे पहले लुडाइट्स की बात कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी इंग्लैंड में ना लुडाइट्स नामक वर्कर्स का एक ग्रुप था, जो देखो नई टेक्सटाइल मशीनों को ना तोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी जा रही थी। उनका देखो हार जाना इस बात का प्रतीक है कि सोसाइटी ने ना प्रोग्रेस को चुना। अगर ये लुडाइट्स वर्कर जीत जाते फिर तो समाज में प्रोग्रेस ही नहीं आ पाती। ब्रिटिश पार्लियामेंट का एग्जांपल लीजिए। वहां की पार्लियामेंट ने ना पुराने जमींदारों और एरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेजेस थे ना उनको कम कर दिया, जिससे देखो नए इंडस्ट्रियलिस्ट और जो मर्जेंट्स हैं वो आगे बढ़ सके, और इंस्टीट्यूशंस ने भी देखो इस बदलाव को ना सपोर्ट किया। समझ गए? अब यहां पे एक चीज बोलूं इससे पहले कि हम बाकी दो साइंटिस्ट की तरफ आगे बढ़े, यहां पे एक चीज बोलता हूं। देखो मोकिर का जो काम है ना, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि लास्ट 200 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों आई, अब इनका काम हमें बताता है कि सिर्फ देखो आईआईटीज और इसरो बनाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक हमारा समाज फेलियर को एक्सेप्ट करना, पुराने तौर तरीकों को छोड़ना और नए आइडियाज को अपनाना नहीं सीखेगा ना, तब तक हमारे देश में सस्टेन्ड ग्रोथ आना मुश्किल है। तो ये लेसन मिलता है। अब बात करते हैं बाकी दो साइंटिस्ट ने क्या काम किया। इनका तो हमने जान लिया, जोएल मोकिर ने क्या काम किया। अब बात करते हैं फिलिप अगियन और पीटर होविट के काम से संबंधित चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या बोलते हैं, अगियन एंड होविट ने ना एक अजीब ऑब्जर्वेशन किया। जब देखो आप किसी देश की इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पे देखते हो ना, पूरे देश की इकोनॉमी को देखते हो मैक्रो लेवल पे, तो आपको लगेगा सब कुछ स्टेबल है,
उस देश की इकोनॉमी 5%, 6% या फिर 4% से चल रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट स्टेबल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, मतलब एक शांत समंदर। ये आपको नजर आएगा कि अगर आप किसी देश की इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पे देखोगे। लेकिन देखो, जब आप माइक्रो लेवल पर यानी इंडिविजुअल कंपनीज और वर्कर के स्तर पर देखते हो ना, तो यहां पे तूफान मचा हुआ है। कैसा तूफान? देखो, हर साल यूएस में ना 10% कंपनीज तो फेल हो जाती हैं, और जो बची हुई कंपनीज हैं उनमें भी लाखों लोगों की जॉब जो है वो हर साल जाती हैं। और हर साल 10% कंपनीज फेल होती हैं, तो 10% कंपनीज नई भी बनती हैं। तो माइक्रो लेवल पे तो एक प्रकार से तूफान चल रहा है। और अगियन एंड होविट ने ना इसी पैराडॉक्स को अपने मैथमेटिकल मॉडल में कैप्चर किया, और ये जो मॉडल है ये बन गया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का इंजन। कैसे बन गया, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूं। सबसे पहले तो आपने देख लिया ना पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स ये है जिसको ऑब्जर्व किया इन दोनों रिसर्चर्स ने कि मैक्रो लेवल पे किसी देश की इकोनॉमी को देखोगे तो सब कुछ स्टेबल मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक साल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया, भाई किसी साल तो किसी देश की इकोनॉमी जो है वो 10% से ग्रो कर गई और किसी साल -10% हो गई। ऐसा तो नहीं होता ना, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़बरदस्त कोविड जैसा मोमेंट आ जाए, है ना। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे देखोगे तो बहुत उथल पुथल चल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? इसी ऑब्जर्वेशन को ये आगे लेके गए। वो बोलते हैं कि देखो, आप समझने की कोशिश कीजिए, हर एक कंपनी का ना एक सपना होता है, मोनोपोली बनना। मोनोपोली का मतलब है मार्केट में सिर्फ मैं, कोई कंपटीशन नहीं। क्यों? क्योंकि मोनोपोली मतलब मोटा मुनाफा। आप जब अकेले होते हैं ना तो अपनी मर्जी से प्राइस रख सकते हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो पैसा ही पैसा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मोनोपोली बने कैसे? मोनोपोली बने कैसे? इनोवेशन से। कुछ ऐसा बनाओ जो किसी के पास ना हो, और इनोवेशन के लिए आपको R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको लैब बनानी पड़ेगी, साइंटिस्ट को हायर करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसमें आप फेल भी हो जाओगे लेकिन फिर से ट्राई करोगे। और जब कोई कंपनी कुछ अच्छा बना लेती है तो उसको फिर मिलती है एक शील्ड मतलब पेटेंट मिल जाता है। गवर्नमेंट पेटेंट दे देती है कि 20 सालों के लिए सिर्फ आप इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो और कोई नहीं। मतलब टेम्परेरी मोनोपोली, टेम्परेरी मुनाफा। लेकिन बच्चों, ये जो मोनोपोली है ना, ये जो लगातार हमने मोनोपोली की बात की ना, किसी कंपनी ने इनोवेशन की, प्रोडक्ट बनाया, पेटेंट मिल गया, ये मोनोपोली देखो हमेशा बरकरार नहीं रहती। आप ना रियल एग्जांपल देखिए। 2000 में ना नोकिया की मोनोपोली थी मार्केट में, मतलब राजा था नोकिया मोबाइल फोन की दुनिया में। उनका इनोवेशन था सिंपल, ड्यूरेबल, अफोर्डेबल फोन्स बनाओ। भारत में तो हर किसी की जेब में नोकिया था, मतलब जो मोबाइल फोन रखते थे उनकी मैं बात कर रहा हूं, हर किसी की जेब में नोकिया ही था। नोकिया का मार्केट शेयर 40% से ज्यादा था। मोनोपोली जैसी सिचुएशन, प्रॉफिट का ढेर। लेकिन देखो, फिर आता है 2007, फिर आता है नोकिया के बाद में 2007 एप्पल का राज। स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर आकर एक डिवाइस उठाया और कहा, दिस इज रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। टच स्क्रीन, कोई बटन नहीं, इंटरनेट ब्राउजिंग, एप्स, कैमरा, सब कुछ एक ही फोन में। तो नोकिया के इंजीनियर्स ने सोचा, ये चलता नहीं रहेगा, बटन तो चाहिए, टच स्क्रीन, लोग टाइप कैसे रहेंगे, टाइप कैसे करेंगे? तो मतलब नोकिया ने इग्नोर कर दिया एप्पल की इनोवेशन को, गलत अंदाजा लगाया। लेकिन देखो, नोकिया ने एप्पल की इनोवेशन को इग्नोर कर दिया। 2-3 सालों में नोकिया कंपनी फेल होने की कगार पे आ गई और आईफोन ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। तो ये क्या है? नोकिया कंपनी को एप्पल ने फेल कर दिया, ये है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नया प्रोडक्ट आ गया और पुरानी कंपनी जो है वो बर्बाद हो गई। फिर देखो, इसके बाद में सैमसंग और गूगल आते हैं। हालांकि एप्पल कंपनी अभी भी चल रही है। सैमसंग ने सोचा ये तो हम भी कर सकते हैं, तो सैमसंग ने ना गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया। दोनों ने R&D की और वो एप्पल से कंपटीशन करने लगे। तो ये जो साइकिल है ना, ये चलती रहती है। कोई एक कंपनी हमेशा देखो टॉप पर नहीं रह सकती, और यही है मैजिक ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। अगियन एंड होविट, इनका कमाल यह था कि इन्होंने सिर्फ कंपनीज की इस लड़ाई को नहीं देखा, उन्होंने पूरी इकोनॉमी को एक साथ जोड़ा, और इसे कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम।
कंपनीज को देखो R&D के लिए पैसा कहां से मिलता है। देखो हम जैसे लोगों की सेविंग से, जो बैंक में अपना पैसा जमा करवा के रखते हैं या फिर जो एप्पल के शेयर परचेज करते हैं, तो पैसा उन तक पहुंचता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज तक पहुंचता है। हम कितना सेव करेंगे या ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। अगर देखो ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो हम ज्यादा FD बनवाएंगे, और इंटरेस्ट रेट बदले में देखो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से प्रभावित होती है। मतलब जिस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा वहां पे अलग इंटरेस्ट रेट मिलेगी, और जिस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम वहां पे अलग इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो ना लास्ट में इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना, वो इन्हीं कंपनीज की R&D से होती है। मैं एक बार सारी चीजें आपको दोबारा से बता देता हूं, आपकी स्लाइड देखिए। कंपनीज को ना R&D के लिए फंडिंग चाहिए, हम पैसा सेव करते हैं, वहां से उनको पैसा मिलता है। हम कितना सेव करेंगे ये डिपेंड करता है कि देश में इंटरेस्ट रेट कैसी चल रही है, और इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है उस देश की ग्रोथ रेट से, और ग्रोथ रेट से फिर उस कंपनी की R&D जो है वो प्रभावित होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपस में जुड़ी हुई हैं। अगियन एंड होविट इन्होंने ना पहली बार इन सभी चीजों को ना एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में डालकर दिखाया कि कैसे फर्म लेवल की जो उथल पुथल है उससे देश के लेवल पे स्टेबिलिटी आती है और सस्टेन्ड ग्रोथ पैदा होती है। मतलब इनका मॉडल देखो ये बताता है कि मार्केट में कंपटीशन और डिस्ट्रक्शन ये डराने वाली चीजें नहीं है, बल्कि ये जो डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ कंपनीज फेल हो जाती हैं, कुछ कंपनीज नहीं आती हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, बल्कि ग्रोथ के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब कोई सरकार बीमार कंपनीज को जिंदा रखने के लिए पैसा देती है ना, मतलब वो इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को रोक रही है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए खतरनाक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अब तो एयर इंडिया को बेच दिया सरकार ने टाटा को। पहले एयर इंडिया को ना सरकार बार बार पैसा देती थी, BSNL को बार बार पैसा देती थी, अभी भी देती है BSNL को। तो राइटर बोलते हैं ये गलत है, क्योंकि ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को रोक रहा है। BSNL कंपनीज फेल होती है तो इनको होने दो, क्योंकि तभी तो नई कंपनीज आएंगी, तभी तो इनोवेशन आएगा। अगर आप इनको पैसा देके रोक रहे हो ना, इसका मतलब आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को डिसरप्ट कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इन थ्योरी से हम क्या सीखते हैं। देखो मोकिर ने इतिहास से यह बताया कि यूजफुल नॉलेज एंड ओपननेस टू चेंज ये जरूरी है। इनकी वजह से ही पिछले 200 सालों में ग्रोथ रेट में विस्फोट देखने को मिला है। दूसरी चीज, बाकी दो रिसर्चर्स ने, अगियन एंड होविट ने मॉडल से यह बताया कि इनोवेशन ड्रिवन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है ग्रोथ का इंजन है। लेकिन देखो अब एप्लीकेशन पार्ट पे आए, अगर देखो इनोवेशन से ही किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है, तो देखो इंजन में सीधा सीधा फ्यूल डाल दो। मतलब सरकार कंपनीज को R&D के लिए पैसा दे, कंपनीज को टैक्स ब्रेक दे, जैसे हमारी PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, फिर तो सीधा सीधा यही करे ना। लेकिन देखो अगियन एंड होविट ये बोलते हैं, मान लीजिए दो कंपनीज हैं A B, A नोकिया है और B सैमसंग है। अगर आप A कंपनी को R&D के लिए पैसा दे रहे हो तो आपका पैसा गलत जगह जा रहा है, क्योंकि नोकिया सही जगह पे R&D कर ही नहीं रही है। तो इसका मतलब आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को रोक रहे हो। इसलिए सरकार कंपनीज को सीधा सीधा पैसा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि देखो कई ऐसी कंपनीज को भी पैसा जाएगा जो देखो गलत डायरेक्शन में R&D कर रही हैं, फिर नहीं कर रही हैं, तो इससे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है वो रुक जाएगा। समझ गए? फिर दूसरी चीज, सोशल वेलफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये मोकिर की थ्योरी से जुड़ा है। अगर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से लोग अपनी जॉब्स खोते हैं तो समाज में देखो डर और इनसिक्योरिटी पैदा होती है। लोग बदलाव का फिर विरोध करेंगे, जैसे लुडाइट्स ने किया अंग्रेजों के समय में। मोकिर ने ना सरकार को यह सजेशन दिया कि आप एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट बनाओ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारी आयुष्मान भारत स्कीम है, फ्री इलाज। ये स्कीम्स होना जरूरी है, क्योंकि देखो जैसे अभी AI आ रहा है, AI से लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो ऐसे तो लोग AI को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लोग नई चीजों को एक्सेप्ट करें, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करें। उसके लिए जरूरी है कि आप उन लोगों के लिए ना कुछ जरूर करो। समझ गए? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, यूनिवर्सल इनकम स्कीम है, ये सब होनी चाहिए, तभी तो वो नई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे ना। और एक स्मार्ट गवर्नमेंट वो होती है जो इनोवेशन
और सोशल सिक्योरिटी, दोनों चीज़ों को ना साथ लेके चलती हैं। जैसे हम एक तरफ स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, R&D इंसेंटिव पे फोकस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बहुत सारी स्कीम भी चला रहे हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो की लेसन्स क्या सीखे हमने? मोकिर कहते हैं यूजफुल नॉलेज चाहिए सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए, और ओपननेस टू चेंज चाहिए, दो चीजें चाहिए। अगियन एंड होविट ये कहते हैं फर्म लेवल पे जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आता है ना, इससे नेशनल लेवल पे जो ग्रोथ रेट आती है उसमें स्टेबिलिटी होती है। तो ये की लेसन्स हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया कनाडा रिलेशंस से संबंधित है, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो किसी भी देश के रिश्ते समझने के लिए ना थोड़ा हिस्ट्री में जाना जरूरी है। इंडिया और कनाडा दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, यानी दोनों कभी ब्रिटिश एम्पायर का ना हिस्सा हुआ करते थे। इस वजह से देखो हमारे दोनों के बीच में ना, इंडिया और कनाडा के बीच में एक अजीब सा कनेक्शन देखो पहले से है। लेकिन इस दोस्ती में खटास कब आई? पहले तो आई 1914 में। ये आपने स्पेक्ट्रम की बुक में पढ़ा होगा, कोमागाता मारू इंसिडेंट। ब्रिटिश इंडिया से 376 लोग कनाडा गए थे, लेकिन उन्हें उतरने नहीं दिया गया कनाडा में, तो ये काला अध्याय है। फिर 1974 में पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। इंडिया ने देखो अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस टेस्ट के बाद ना कनाडा बहुत नाराज हुआ था। क्योंकि ना कनाडा ने हमें दिया था न्यूक्लियर रिएक्टर, साइरस नाम था, और कनाडा ने बोला था इंडिया को कि आप इसे सिर्फ ना पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज कीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो कनाडा को लगा यार हमें धोखा दे दिया इंडिया ने, हमारे ट्रस्ट को तोड़ दिया। तो दोनों देशों के जो रिश्ते थे ठंडे बस्ते में पड़े रहे काफी सालों तक। इसके बाद देखो क्या हुआ 1974 में ना, 1974 के बाद में ना खालिस्तान पनपने लगा पंजाब में खालिस्तान पनपने लगा। 1984 में आपको याद होगा ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था गोल्डन टेम्पल में। तो बहुत सारे सिख ऑलरेडी इंडिया से कनाडा जा चुके थे, तो वहां पे कुछ जो सपोर्टर्स थे वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। 1985 में ना एक एयर इंडिया का विमान जिसका नाम कनिष्क था, वो कनाडा के एयर स्पेस में उस पर एक विस्फोट कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी निर्दोष लोगों की जान गई थी। उसके बाद भी मतलब उस समय रिलेशंस में काफ़ी तल्खी थी इंडिया और कनाडा के बीच में। बट देखो धीरे धीरे ना सिचुएशन ठीक हुई, और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमारा डायस्पोरा ही है। इतना मजबूत डायस्पोरा है कनाडा में। आज कनाडा में देखो 18 लाख से ज़्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। ये वहाँ की पॉपुलेशन के ना लगभग 5% हैं। तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे दोनों देशों के बीच में ना एक ब्रिज का काम करता है। लेकिन देखो यही डायस्पोरा ना कभी कभी टेंशन का कारण भी बनता है। कैसे? आर्टिकल की पहली लाइन ही ये है। आर्टिकल की पहली लाइन क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कई बार जो पोजेज होते हैं ना, उनकी अपनी वैल्यू होती है। मतलब जब देशों के बीच झगड़ा हो तो कभी कभी थोड़ा रुक जाना, एक पोज लेना जरूरी होता है। इससे ना दोनों साइड्स को सोचने का और स्ट्रेटेजी बदलने का टाइम मिलता है। एग्जैक्टली एक साल पहले इंडिया और कनाडा के बीच में यही जो पोज बटन है वो दब गया था। हुआ क्या था? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने ना कनाडा की पार्लियामेंट में ना खड़े होकर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन था। एक देश दूसरे डेमोक्रेटिक देश पर पब्लिकली ऐसा आरोप लगा रहा है। तो इसके बाद कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लेबल किया था और देश से निकाल दिया था। इंडिया ने इसको एब्सर्ड बताया था, रिडिकुलस। इंडिया ने जवाब में कनाडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था। रिश्ते एकदम नीचे आ गए थे, बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दो दोस्त आपस में लड़ रहे हों, और बात करना बंद कर दिया है। लेकिन देखो क्वेश्चन उठता है कि अब ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और कनाडा के रिश्तों के बीच में जो बर्फ है वो पिघल रही है। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, अनीता आनंद, ये भारतीय मूल की हैं। ये इंडिया की विजिट पर आई। इसके पीछे देखो दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो इंटरनल चेंज इन कनाडा। दो कारण है। पहला है इंटरनल चेंज इन कनाडा। एक बार मैं ये हटा देता हूं। पहला कारण है कनाडा के अंदर इंटरनल चेंज, ये सबसे बड़ा कारण है।
कनाडा में ना देखो सरकार गिर गई थी, ट्रूडो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो अब प्रधानमंत्री नहीं है। मार्क कार्ने जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, मार्क कार्ने ये प्रधानमंत्री हैं। नई गवर्नमेंट देखो पुरानी सरकार की गलतियों को सुधारना चाहती है, और इसका पहला साइन कब मिला? इसका पहला साइन मिला जून में। जून में देखो जब G7 का समिट हुआ था ना, कनाडा में ही हुआ था G7 का समिट, वहां पे कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री है ना मार्क कार्ने, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की थी, और इस मीटिंग को ना आर्टिकल ने ऑफ मैप बोला है। ऑफ मैप मतलब जैसे हाईवे पर गाड़ी गलत दिशा में चली गई तो एक ऑफ मैप या एग्जिट लेकर सही रास्ते पर आते हैं ना, तो प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच में जो मीटिंग हुई थी ना G7 समिट में, वो मीटिंग एक प्रकार से ना दोनों देशों के रिश्ते को फिर से पटरी पर लेके आई। तो इसीलिए उस मीटिंग को बोला है ऑफ मैप, फिर से पटरी पे आना। तो ये पहला कारण है, इंटरनल चेंज इन कनाडा। दूसरा कारण जिसकी वजह से रिश्ते बढ़िया हो रहे हैं फिर से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? जैसे देखो जब से ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं ना, तो उनकी जो पॉलिसीज है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। कभी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, कभी चाइना के ऊपर। इन्होंने कनाडा के ऊपर भी टैरिफ लगाए हुए हैं। कनाडा के साथ भी यूएसए का अभी तक कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है, और ट्रंप ने तो मजाक में ये भी कह दिया था कि कनाडा हमारा 51वां स्टेट बन जाए। तो इससे ना कनाडा को समझ आ गया कि वो सिर्फ यूएसए पर डिपेंड नहीं रह सकता। उसने अपने दोस्त इंक्रीज करने स्टार्ट कर दिए, अपना फ्रेंड सर्कल इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा बाकी दोस्त बनाएंगे तो उनके साथ ट्रेड करेंगे, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेंगे, और यूएसए के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम होगी। तो इसी डाइवर्सिफिकेशन को अचीव करने के लिए इनकी फॉरेन मिनिस्टर भारत आई हैं। भारत के बाद वो सिंगापुर भी जाएंगी, वो चाइना भी जाएंगी। मतलब कनाडा अब ना अपने नए दोस्त बना रहे हैं यूएसए के ऊपर डिपेंडेंस खत्म करने के लिए, लेकिन इंडिया उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है। कनाडा देखो हजारों करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है। और ट्रेड वॉल्यूम्स की बात करें तो 2024 में ना दोनों देशों के बीच में ट्रेड कितना था? $10 बिलियन का। 2024 में दोनों देशों के बीच में ट्रेड था $10 बिलियन का, लेकिन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट कनाडा के बड़े बड़े पेंशन फंड है जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो देखो भारतीय मूल के लोग हैं ना कनाडा में, मतलब या फिर इंडियंस हैं, वो वहाँ पे सिर्फ वोट बैंक नहीं है। इंडियंस कनाडा में हैं, वो वहाँ पे बिजनेस करते हैं, कंपनीज चलाते हैं, और वो कंपनीज दोनों देशों को आपस में जोड़ती हैं। तो इस इकोनॉमिक एंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनीता आनंद जो है वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर, वो मुंबई भी गई। मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पे उन्होंने इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात की। तो मैसेज साफ है, दोस्ती को आगे बढ़ाना है तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन देखो इसके लिए जो कोर इश्यूज है ना वो एड्रेस करना पड़ेंगे। कोर इश्यूज क्या है? जैसे एक बार फिर से हम ये निकाल लेते हैं अपना खाली पेज। जैसे सबसे पहले है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट खत्म हो गया था दोनों देशों के बीच में, और ट्रस्ट निज्जर केस में टूटा, अब उसे वापस बनाना है। इंडिया की चिंता क्या है? इंडिया कहता है कि देखो कनाडा अपनी जमीन पर ना खालिस्तानी एलिमेंट्स को ना पनाह देता है। ये लोग वहां पे बैठ के इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, फंड रेज करते हैं, और यहां तक कि वायलेंस भी प्लान करते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार कुछ नहीं करती। कनाडा का ही कहना ये है, कनाडा के देखो दो इश्यूज हैं। एक तो वहां पे सिख लोग काफी ज्यादा रहते हैं, और सिखों में देखो चुनिंदा लोग हैं, मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। लेकिन वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, खास करके ट्रूडो की पॉलिटिकल पार्टी, शायद लेबर पार्टी थी, शायद मुझे नाम नहीं पता, आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो उनकी पार्टी को लगता है कि यार अगर हमने खालिस्तान लोगों के खिलाफ एक्शन लिया तो सिख नाराज हो जाएंगे, हमें वोट नहीं देंगे, वो इतना फंडिंग देते हैं इलेक्शन में, फंडिंग नहीं देंगे। तो इस वजह से वो खालिस्तान के मुद्दे को अपीज करते रहते हैं, कार्रवाई नहीं करते। दूसरा, कनाडा ना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी विश्वास करता है। वो कहता है कि जब तक कोई वायलेंस ना फैलाए तो जो कुछ बोलना चाहता है वो बोल दे। इंडिया कहता है कि भाई वायलेंस प्लान हो रहा है वहां की धरती से, इंडिया में टारगेटेड असैसिनेशंस करवाए जा रहे हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर थोड़ी ना आता है। समझ गए? आर्टिकल में एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है। कनाडा पुलिस ने ना हाल ही में 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक है इंद्रजीत सिंह घोषाल।
ये गोसल जो है 6 फॉर जस्टिस का की ऑर्गेनाइजर है, और 6 फॉर जस्टिस वो ग्रुप है जो खालिस्तान रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करवाता है। इंडिया में ये बैंड है। तो इस अरेस्ट ने ना इंडिया को एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है कि शायद अब कनाडा सीरियस है खालिस्तानियों के अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए। तो अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की, जिसमें ये बोला जाता है, देखो कनाडा की ना एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। अब कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने किस किस से मुलाकात की, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, राइटर बोलते हैं कनाडा की ना एक स्ट्रेटजी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जो पिछले कुछ सालों से ना ठंडी पड़ी है। तो जैसे ही देखो दुनिया का फोकस अटलांटिक से अब इंडो पैसिफिक पर शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब इंडियन ओशन प्लस में पैसिफिक ओशन पर पूरी दुनिया का जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है, तो कनाडा को भी ना इस रीजन में एक्टिव होना पड़ेगा। और इस स्ट्रेटजी के सेंटर में इंडिया है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अगर किसी देश की है तो उसके सेंटर में इंडिया है। इंडिया के बिना किसी भी देश की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो अधूरी है। तो इंडिया से रिश्ते सुधारना कनाडा की मजबूरी भी है और जरूरत भी है। दूसरी चीज, क्राइसिस मैनेजमेंट। मतलब देखो, एक सिस्टम का मैकेनिज्म होता है कि जब दो देशों के बीच में क्राइसिस आ जाए ना, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो जैसे निज्जर केस की वजह से क्राइसिस आ गए थे, तो आगे अगर कोई क्राइसिस आते हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, ये होता है क्राइसिस मैनेजमेंट। तो जैसे दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में हॉटलाइन इस्टेब्लिश की जा सकती है, ताकि क्राइसिस आए तो दोनों मैनेज करें, बात पब्लिक में ना आ पाए। तो ये 2 पॉइंट्स राइटर देते हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और क्राइसिस मैनेजमेंट। लास्ट में बोला जाता है, देखो दुनिया में ना अभी इक्वेशंस बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, उथल पुथल है, दुनिया क्राइसिस से गुजर रही है। एक तरफ यूएस चाइना की लड़ाई है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वार, ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ऐसे में देखो इंडिया और कनाडा जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के पास में ना एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक दूसरे पे भरोसा करें। इससे दोनों देशों को फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा, पीपल टू पीपल टाइज और ज्यादा मजबूत होंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर भारत में आई। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया, और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।